तो हेलो गाइस, आ चुके अपने चैनल की एक और नई वीडियो में। तो यार बहुत सारे भाई लोगों के हमारे कमेंट आ रहे थे, जैसे कि लास्ट टाइम हम केदारनाथ गए थे तो कमेंट आ रहे थे कि जो आप कैसे गए थे, कौन से रूट से गए थे। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं सब आपको बताऊंगा कि हम कौन से रूट से गए थे, कहाँ से गए थे और होटल्स वगैरह की क्या अवेलेबिलिटी रहती है वहाँ, और फूड वगैरह। तो आज की वीडियो में पूरा वही हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केदारनाथ के कपाट कब खुलते हैं। केदारनाथ के कपाट जो हैं वो अपनी अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जो इस बार 29 अप्रैल को आने वाली है, और कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे बंद होते हैं। मतलब ये समझ लो कि ऑलमोस्ट अप्रैल लास्ट में अपने कपाट खुलेंगे और नवंबर मिड तक कपाट बंद होते हैं। तो जो सबसे पहले जो बेस्ट सीज़न रहता है ना केदारनाथ जाने के लिए, वो कौन सा रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो या तो आप स्टार्टिंग में चले जाओ कपाट खुलने के 1 या 2 हफ्ते बाद, या तो फिर लास्ट में जाओ, क्योंकि बीच में क्या रहता है कि मानसून का टाइम आ जाता है, फिर आपको पता ही है वहाँ। तो मानसून के टाइम में बारिश वारिश के सीज़न में सही नहीं रहता। या तो शुरुआत में ही चले जाओ कपाट खुलने के 1-2 हफ्ते बाद, या तो फिर जो बेस्ट सीज़न रहता है वो अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे रहता है। उस समय क्या होता है कि भीड़ भी कम होती है और आप अच्छे से मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रूट की। ठीक है, आपको कहाँ आने हैं, कैसे आने हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो, आपको या तो हरिद्वार या देहरादून या ऋषिकेश, जो भी आपके घर से सबसे पास पड़ता है, उस स्पॉट पे पहले आपको आ जाने हैं। तो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे जा सकते हो और अपनी खुद की गाड़ी है तो उससे कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले या तो हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून, ठीक है, इन तीनों जगहों में से आप चले जाना जहाँ पे आपके घर से सबसे पास पड़ता हो। तो अब बात करते हैं, अभी आप पहुंच चुके हो देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार, इन 3 स्पॉट पे आपको 3 में से मतलब एक स्पॉट पे आपको पहुंच जाना है जो भी आपके घर के सबसे पास होगा। इसके बाद आपको जाना है वहाँ से कर्णप्रयाग की ओर। कर्णप्रयाग के बाद आपको जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड है वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है, और वहाँ से अपनी केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी सोनप्रयाग में, क्योंकि गौरीकुंड में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो आपको सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं बस वालों के लिए। अगर जो बस से आएंगे, जो फ़िलहाल फैसिलिटी अवेलेबल है वो बस की है, तो आपको बस से ही आना पड़ेगा। तो बस से आने के लिए आपको हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश तीनों जगहों से बस मिल जाएगी सीधे सोनप्रयाग के लिए। तो बस आपको सीधे सोनप्रयाग ड्रॉप करेगी। उसके बाद आपको गौरीकुंड तक टैक्सी में जाना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हो या अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हो, आपको गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा टैक्सी में। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि आपका खर्चा कितना आएगा। ठीक है, चाहे आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, आपका खर्चा कितना आएगा उस बारे में बात करते हैं। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार ऑलमोस्ट आपका जो बस का किराया होगा वो 350 से 400 रुपये होगा, अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करा रहे हो। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराओगे तो यही किराया आपको 500 से 600 का पड़ेगा। बट ये कि ऑनलाइन में आपको सीट कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और ऑफलाइन में कुछ डर नहीं है कि आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आप ऑनलाइन ही बुकिंग कराना। ऑनलाइन बुकिंग आप कराना GMVN की एक वेबसाइट है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, या utconline.ukgovernment.in, लिंक दे दूंगा मैं। तो ये 2 वेबसाइट से आप बुकिंग करा सकते हो बस की। तो ऑलमोस्ट 350 से 400 रुपया ऑफलाइन अगर आप बुकिंग कराओगे, तो अगर ऑनलाइन कराओगे तो यही बुकिंग आपको 500 से 600 रुपया पड़ेगा। बट ये कि सीट आपकी कंफर्म है। और अगर बात करते हैं कि ये अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है, क्या देती है। मैं अपनी इसी बाइक पे गया था, तो मेरी बाइक ऑलमोस्ट 40 का एवरेज देती है। तो मैंने मतलब एक बार अपनी बाइक का टैंक फुल कराया था जो ऑलमोस्ट 1000 रुपये में हुआ था। तो उसमें मैं सोनप्रयाग पहुंच गया था, उसके बाद भी काफ़ी फ्यूल मेरा बचा हुआ था। तो यही सीन है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको अगर दूसरे दिन जब ट्रैक करोगे तो वो आप कैसे करोगे। तो ये जो मैंने रूट बताया आपको, ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी आओगे तो इस रूट से आपको आना पड़ेगा। बाकी जो बंदे अल्मोड़ा, नैनीताल इस साइड को रहते हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा रूट अलग है। वो लोग द्वाराहाट होते हुए जा सकते हैं या तो बागेश्वर होते हुए जा सकते हैं। ठीक है, द्वाराहाट होते हुए आपको सीधे सबसे पहले कर्णप्रयाग जाना है, और फिर कर्णप्रयाग से सीधे अपने वही सेम रूट सोनप्रयाग वाले रूट पर आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर देहरादून होते हुए अल्मोड़ा और नैनीताल वाले जाएंगे तो उनको बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ये सीन है, उनको जाना पड़ेगा अपना द्वाराहाट के रास्ते या बागेश्वर के रास्ते। ठीक है, वो शॉर्ट पड़ता है। द्वाराहाट वाली रोड थोड़ा सही है, मतलब अभी तो बागेश्वर वाली भी सही हो चुकी होगी, तो पिछले सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको या तो द्वाराहाट या तो बागेश्वर वाले रूट से आना है। ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस ही होती है, आप कहीं से भी जाओगे तो यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद जो अपना केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है वो होता है गौरीकुंड से।
तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही दिन सीधे गौरीकुंड चले जाओ, क्योंकि होटल्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। अब होटल्स का किराया क्या होता है, जो नॉर्मल कम से कम किराया होता है वो आपको 700 से 1200 के बीच में एक नॉर्मल रूम मिल जाएगा, चाहे वो सोनप्रयाग में क्यों ना हो, गौरीकुंड में क्यों ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप सीधे गौरीकुंड चले जाओ, दूसरे दिन आपको ट्रैक करने के लिए ईजी रहेगा। अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठोगे और सीधे अपना केदारनाथ के लिए आप ट्रैक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गौरीकुंड पहुँच चुके हो। गौरीकुंड में आपको एक रात वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। होटल्स वगैरह का मैंने सब बता दिया है। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग या जब भी आपकी मर्जी हो ट्रैक करोगे। तो ट्रैक आपका ऑलमोस्ट जो पुराना रूट है उसके हिसाब से 16 किलोमीटर, बट जो एक्चुअल ट्रैक है वो है आपका ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर आप मान लो वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप ट्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। एक तो आपको हेली सर्विस की ऑप्शन है, और एक आपका आप खच्चर से भी जा सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि अगर खच्चर वगैरह या खच्चर घोड़े करके आप जाओगे तो उसमें आपको कितना पैसा लगेगा, आपका क्या लगेगा। अगर आप गौरीकुंड से खच्चर करके जाओगे तो आपको 2300 रुपये पर पर्सन लेते हैं, ठीक है। और अगर आप नीचे वहाँ सोनप्रयाग से ही अगर खच्चर करके जाना चाहते हो, अगर आप सोनप्रयाग से टैक्सी में नहीं आए हो गौरीकुंड तक और वहीं से ही आप खच्चर घोड़े करके ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ से 2600 रुपया इसका देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास मतलब आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको कैसे ले जाएं। तो वहाँ पे पिट्ठू वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, तो आपके बच्चों को उसमें ले जा सकते हो, बट उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक जो नॉर्मल पिट्ठू वाला होता है वो एक सवारी ऊपर ले जाने का ऑलमोस्ट 6 या 7 हज़ार रुपया ले लेते हैं एक टाइम का, तो उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि हेली सर्विस की, ठीक है। हेली सर्विस से अगर आप जा रहे हो तो आपको सोनप्रयाग आने की भी ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 10 या 15 किलोमीटर पहले एक जगह आती है फाटा नाम की, वहीं से ही आपको हेली सर्विस का टिकट मिलेगा, और वहीं से ही आप अगर पूरा अप डाउन करना चाहते हो, तो केदारनाथ भी जाना चाहते हो और साथ में वापस भी आना चाहते हो, तो उसका टोटल फेयर है आपका 6000 रुपीज़। और अगर आप एक राउंड मारना चाहते हो या ऊपर ही जाना चाहते हो या वहाँ से वापस आना चाहते हो, तो उसका फेयर आपका होगा 3500, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हो तो पैदल यात्रा करो, क्योंकि पैदल यात्रा करते वक्त तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह देखने को मिलेगा, रास्ते में बढ़िया बढ़िया जगह देखने को मिलेंगी, मंदाकिनी रिवर देखने को मिलेगी, बढ़िया सा ब्रिज है अपना मंदाकिनी रिवर का, तो आपको मतलब अच्छा मज़ा आएगा अगर आप पैदल यात्रा करोगे तो। बाकी अगर आप नहीं कर सकते किसी वजह से, तो फिर आप हेली सर्विस या घोड़े खच्चर वगैरह जो फैसिलिटी मैंने आपको बताई उससे आप जा सकते हो। बाकी अगर पैदल यात्रा भी करोगे तो उसमें कोई सीन नहीं है, आपको रास्ते में रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं, हर 2 या 3 किलोमीटर में मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं, जगह जगह पर अपने हॉस्पिटल्स वगैरह बने हैं, तो ऐसी कोई परेशानी दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली आपको। तो अब बात करते हैं, अब आप केदारनाथ ऊपर पहुंच चुके हो, अब बात करते हैं कि होटल्स वगैरह का, ठीक है। सबसे पहले केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले आपको बेस कैंप मिलेगा, ठीक है। बेस कैंप में आपका क्या होता है कि टेंट्स वगैरह लगे होते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको बेस कैंप में स्टे करना आपका सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पर बेड का सीन होता है, ठीक है। बेस कैंप में 3 टाइप के टेंट होते हैं। एक टेंट में जो नॉर्मल टेंट होता है बेस कैंप में, उसमें आपको पर बेड 350 रुपीज़ पर पर्सन का होता है, ठीक है। तो ये रेट आपके सीज़न हो चाहे ऑफ सीज़न हो, ये रेट सेम ही रहते हैं। तो 350 रुपीज़ पर बेड यहाँ पे उसका होता है। और वहाँ पे जो अपना गढ़वाल मंडल विकास निगम है वहाँ के भी उसके भी रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, उसके रेट थोड़ा हाई है, जैसे 1200 से 1500 रुपये में आपको वो रूम भी मिल जाएगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो। और जो अपना गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी वहाँ पे पर बेड वाला भी सिस्टम होता है, पर वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, 950 रुपीज़ पर पर्सन उसका है। और मेरे हिसाब से आप मानो तो अगर आप ऊपर केदारनाथ में जाओगे, मेन केदारनाथ में, वहाँ पे भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। जब मैं गया था मुझे वहाँ पे होटल्स वगैरह मिल गए थे। तो वहाँ पे जो होटल्स का किराया होता है वो ऑलमोस्ट 700 से 1200 रुपये के बीच में मिल जाता है ऑफ सीज़न, ठीक है। ऑफ सीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो फर्स्ट वीक में आप चले जाओ या लास्ट के 2 महीने में आप जाओ, तो उस टाइम पर आपको ये मिल जाएंगे 700 से 1200 रुपये में। वहाँ पर जो नॉर्मल कमरा होता है वो आपको मिल जाएगा। और यही कमरा अगर आप सीज़न के टाइम पर जाओगे हो सकता है आपको मिले भी ना, और अगर मिल भी गया तो ये 3 या 4 हज़ार से रुपये से नीचे आपको वो कमरा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बेस्ट टाइम वही है, या तो फर्स्ट वीक में चले जाओ आप, या तो लास्ट के 2 महीने में आप वहाँ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि वहाँ फूड वगैरह आपको क्या मिलेगा। तो यार ऊपर थोड़ा खाना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि देखो क्या रहता है कि जो ऊपर वहाँ केदारनाथ में खाना वगैरह मिलता है, उनको भी घोड़े वगैरह से जो खाना है, मतलब जो खाने का सामान है वो ऊपर ले जाना पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है कि किराया थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बात करते हैं कि एक पर पर्सन का पर डे, अगर मतलब एक दिन में एक बंदा का जो खाने का खर्चा आएगा वो कितना आएगा, ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपया आ जाएगा। अगर एक बंदे को 2 या 3 टाइम दिन में खाना है वहाँ, तो 400-500 रुपया आपका पर बंदे का खर्चा आ जाएगा।
तो अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आरती का टाइम क्या है। आरती का टाइम एक सुबह 6 बजे आरती होती है, एक शाम को 6 बजे आरती होती है, ठीक है। 2 टाइम आरती होती है। अब आप अगर सुबह की आरती में जाओगे, ठीक है, सुबह 6 बजे वाली आरती में जाओगे तो आपको जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी हैं जो उनके क्लोज से दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप शाम को जाओगे तो उस समय थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती होती है, इस वजह से आपको वहाँ पे दर्शन दूर से करने पड़ेंगे। तो इसी ने एक सुबह आरती होती है 6 बजे और एक शाम को 6 बजे आरती होती है। तो अभी आपने यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके आसपास घूमने की जगह क्या है, ठीक है। आप उसके आसपास केदारनाथ से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक भैरव मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहाँ नहीं गए और केदारनाथ गए तो दर्शन अधूरा माना जाता है, तो वहाँ कंपलसरी जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर है बस। तो और एक जगह और है वासुकी ताल है ऊपर, ठीक है, वहाँ भी आप जा सकते हो। वहाँ के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 या 9 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं भी पहले गया था, तो वो ट्रैक थोड़ा टफ है, ठीक है। उसके लिए आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो, इसी चैनल पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हो वाली वीडियो वासुकी ताल वाली। वो ट्रैक थोड़ा टफ है, पर ऊपर जाके जो ही आपको सीन मिलने वाले हैं ना, वो भी नेक्स्ट लेवल होते हैं, तो सीन है। बट जो वासुकी ताल का ट्रैक करेगा, अगर आप पूरी तरह से फिट हो तभी करना भाई, नहीं तो थोड़ा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। और प्रॉपर खाने पीने का सामान उस ट्रैक पर ले जाना, क्योंकि वो ट्रैक थोड़ा टफ है, ठीक है। केदारनाथ का जो ट्रैक है समझ लो उससे 2 या 3 या 4 गुना ज़्यादा टफ ट्रैक हो, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि वो कैसा ट्रैक होगा। तो इसी ने तो यहाँ पे अगर आप वासुकी ताल जाओगे, वासुकी ताल ट्रैक करोगे, तो आपको केदारनाथ एक दिन और स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो ट्रैक थोड़ा टफ है। अगर आप मॉर्निंग में कितनी भी जल्दी चला जाओ, फिर भी आपको शाम को 5 या 6 तो बज ही जाएंगे वहाँ से वापस आते आते, तो आपको एक दिन और केदारनाथ स्टे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अब जिन्हें सिर्फ केदारनाथ जाना है वो लोग यहाँ पे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बद्रीनाथ भी जाने हैं, तो आप केदारनाथ से फिर बद्रीनाथ कैसे जा सकते हो। अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बीच में तुंगनाथ आता है, वहाँ भी एक दिन स्टे करके जाओ, जो कि मैंने किया था। तो केदारनाथ से ऑलमोस्ट तुंगनाथ, अब आप केदारनाथ से पहले जो आपने ट्रैक किया था, अब आप वो ट्रैक उतरोगे तो वो तो ईजिली 3-4 घंटे में हो जाता है, ठीक है। ऊपर ट्रैक करते वक्त आपको एक जो नॉर्मल बंदा होता है 8 घंटे में ऊपर वाला ट्रैक भी कर लेता है, बट जब आप नीचे को जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे में आप वाला ट्रैक कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो आपका तुंगनाथ है वहाँ से वो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर होगा, तो आप वहाँ जाके तुंगनाथ में या चोपटा में स्टे कर सकते हो। चोपटा में स्टे करने के बाद दूसरे दिन आप तुंगनाथ वाला ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तुंगनाथ में जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, जहाँ पे मतलब हाईएस्ट पीक पे जो है अपना शिव मंदिर है वर्ल्ड का सबसे, तो वो तुंगनाथ इसके लिए फेमस है। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, वो ट्रैक कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है वो भी। तो यहाँ पे बात करते हैं तुंगनाथ। अब जब जाओगे तुंगनाथ में होटल्स वगैरह का क्या सीन है। अगर आप चोपटा जाओगे तो मेरे हिसाब से वहाँ कैंपिंग वगैरह का बढ़िया स्पॉट है, तो आप कैंपिंग करना, आपको टेंट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ, तो आप चोपटा में कैंपिंग कर सकते हो। और नहीं तो आप तुंगनाथ का जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे होटल्स वगैरह ले सकते हो। तुंगनाथ के आसपास होटल्स वगैरह सस्ते मिल जाते हैं, 400 से 500 के बीच में आपको रूम मिल जाते हैं। बट वहाँ की एक दिक्कत क्या है, उस एरिया में, पूरे एरिया में लाइट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो भी काम होता है आपका सोलर पैनल्स वगैरह से होता है, तो आपको दिन में वहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी, रात को वहाँ पे लाइट्स वगैरह आती है। तो अगर आपके पास फ़ोन वगैरह के लिए, आप अगर मेरी तरह यूट्यूबर वगैरह, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चार्जिंग इक्विपमेंट वगैरह, तो आप पावर बैंक्स वगैरह अपने साथ ले जाना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतें वहाँ पे आने वाली है। क्योंकि रात को ही लाइट होती है, वो भी इतनी अच्छी लाइट नहीं होती कि मतलब बहुत लो लाइट होती है। ये समझ लो कि मेरा फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं हो पा रहा था, ऐसी वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। तो ये सीन है कि यार, क्योंकि सारा काम वहाँ पे सोलर पैनल से ही होता है, और बाकी होटल्स वगैरह आपको वहाँ सस्ते मिल जाते हैं। तो तुंगनाथ से अब आपने तुंगनाथ ट्रैक कर लिया, वहाँ भी आपको एक दिन लगेगा। तुंगनाथ से वापस आते वक्त मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार तुंगनाथ ट्रैक में ज़्यादा टाइम तो क्योंकि लगता नहीं है, तो तुंगनाथ से आप ट्रैक करोगे, ट्रैक करके वापस आओगे तो उसी दिन आप जो आगे बद्रीनाथ वाले रूट में कंटिन्यू होते हुए गोपेश्वर नाम की एक जगह आती है बीच में, ठीक है। आप वहाँ गोपेश्वर स्टे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे होटल्स का जो किराया वगैरह है, आपको अच्छे खासे होटल्स मिल जाएंगे, और 500-600 रुपया किराया बस। तो वो आपको वहाँ पे पैसों की बचत आपको करनी है, तो आप तुंगनाथ से ट्रैक वापस करके आप गोपेश्वर चले जाओ। गोपेश्वर में आपको काफ़ी सस्ते होटल्स मिल जाते हैं, और अच्छे भी, ठीक है, अच्छे होटल। उसके बाद आप दूसरे दिन क्या करोगे, उस दिन आपने गोपेश्वर स्टे किया, दूसरे दिन आप सीधे बद्रीनाथ को कंटिन्यू कर सकते हो। वहाँ से बद्रीनाथ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होगा, तो आप सीधे बद्रीनाथ को कंटिन्यू कर सकते हो। शाम को आप वहाँ पे 4 या 5 बजे, अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलोगे, 40-45 मतलब जो एवरेज स्पीड रहती है उससे आप चलोगे, तो आप शाम को 4-5 बजे बद्रीनाथ पहुँच जाओगे। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में होटल्स वगैरह। बद्रीनाथ में भी खाना ऑलमोस्ट केदारनाथ वाले ही रेट हैं, ठीक है।
इन जगहों पे थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट वगैरह में दिक्कत आती है, तो उनका भी खर्चा होता है, ऑब्वियस बात है कि महंगा होगा। तो अब बात करते हैं होटल्स के बारे में। तो बद्रीनाथ में आपको वही रेट है, 700 से 1200-1300 के बीच में आपको नॉर्मल रूम वहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम में आप दर्शन करोगे उसका टाइम ऑलमोस्ट सुबह 4-5 बजे से वहाँ पे दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं और शाम तक होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे दर्शन कर लेना, क्योंकि उसके बाद क्या सीन है, आपने दर्शन वगैरह कर लिए, बद्रीनाथ धाम आप घूम लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम से ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर की दूर पे एक माणा विलेज है, ठीक है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं गया था उस सीज़न में, तो वहाँ माणा विलेज के अंदर एंटर हो नहीं रहे थे, बस गेट तक जाना दे रहे थे। बट इस बार आई थिंक कि जाने देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ भी, आप माणा विलेज जा सकते हो, वहाँ विज़िट कर सकते हो। तो बद्रीनाथ धाम सुबह दर्शन करने के बाद आप माणा विलेज जा सकते हो। तो यहाँ पे बद्रीनाथ धाम और माणा विलेज आप घूमने के बाद आप सेम रूट से, ठीक है, सेम रूट तो नहीं, मतलब आपको बद्रीनाथ से आप सीधे आप कर्णप्रयाग वाला एक रूट है जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ से सीधे कर्णप्रयाग आ सकते हो, और कर्णप्रयाग से अपना सेम रूट पे आपको कंटिन्यू करना है देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ठीक है। तो ऐसे आप अपना पूरा रूट कर सकते हो केदारनाथ वाला। तो बाकी जो नॉर्मल जो आपका किराया आएगा पूरा, वो मैं एक एज ए स्क्रीनशॉट डाल दूँगा अभी इस वीडियो के बाद, कि आपका पर पर्सन जो कम से कम किराया मैं उसमें डालूँगा, ठीक है, कि इतने में आपका जो नॉर्मल बजट है, इतने में आपका पूरा जो केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट है वो हो सकता है। तो मैं आपका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इस वीडियो के बाद। तो बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही साथ जो बंदे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।